Good evening, friends. You have tuned into Radio Rana Flight of Life, and this is your friend Nisha, who will take you to the world of books. Books. इस दुनिया में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की इतनी भरमार है कि कोई लिमिट ही नहीं। इन लाखों करोड़ों किताबों में से वो किताब चुन के लाना जो आप एंजॉय करेंगे, वो एक्चुअली एक मुश्किल टास्क है। तो ये टास्क मैंने आप ही को दिया था और आप ही में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी लाऊं किसी की। और ये क्वेश्चन था अब कि किसकी ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि हमारे देश में इतने महान लोग हैं कि उनमें से किसी एक को सबसे पहले यहाँ चुनना वो भी एक मुश्किल ही काम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी यहाँ लाऊं जो हमारे देश में सबसे महान थे, जिन्होंने ना सिर्फ हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बल्कि इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए हमें अहिंसा का रास्ता अपनाया। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, या फिर जिन्हें हमने महात्मा का दर्जा भी दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की, जो एक ऐसे महान इंसान थे कि जिन्होंने बिना वॉयलेंस के हमें आजादी दिलवाई। इनका नाम सुनकर ही हमें लगता है कि ये शायद बचपन से ही बहुत महान होंगे, बहुत डिफरेंट होंगे, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में गलतियां की हैं। इन्होंने भी चोरी की है, स्मोकिंग भी की है, नॉनवेज भी खाया है और झूठ भी बोला है। ये सब सुनकर आपको विश्वास नहीं होता होगा, पर ये भी इस सब रास्तों से गुजरे हैं। महानता तक पहुंचने का रास्ता असल में बहुत ही मुश्किल होता है और इन्होंने उन सारी मुश्किलों का सामना किया है। इनकी इस ऑटोबायोग्राफी में उनकी लाइफ में उनके बचपन से लेकर 1922 तक की कहानी है, क्योंकि उसके बाद की कहानी से हमारे देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। किस तरह से इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की और हमें आजादी दिलाई, वो हमारे देश का एक एक बच्चा जानता है। बट हम ये नहीं जानते कि उन्होंने इस सफर तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया। तो चलिए आज हम उन्हीं पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को 1927 में गुजराती में लिखा और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया महादेव देसाई ने। गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि उनको किसी उनके फ्रेंड ने कहा कि ऑटोबायोग्राफी वेस्टर्न लोग ही लिखते हैं, ईस्ट में यहाँ कोई भी अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखता। बट उनके कोवर्कर्स के इंसिस्ट करने पर गांधी जी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यहाँ पर लिखे। उन्होंने लोगों को उन सब सच्चाइयों से सामना कराने की कोशिश की है जिनसे वो गुजरे हैं, और उन्होंने उसके लिए क्या क्या मेहनत की है। जी हाँ, उनकी इस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उन्होंने यहाँ पर सच्ची घटनाएं रखी हैं, अपनी सारी गलतियों और अपनी सारी कमियों के साथ। कहीं भी अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं की है। 1999 में इस किताब को 100 बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स के लिस्ट में रखा गया था। He himself said that through his book he wishes to narrate his spiritual and moral experiments rather than the political ones. उन्होंने कहा कि ये जो मुझे महात्मा का टाइटल दिया गया, इससे मुझे सिर्फ तकलीफ हुई, एक पल के लिए भी मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई। मैं अपने वो एक्सपीरियंसेस अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे पता है, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जिनसे मुझे पावर मिली है। और जब वो सारे एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल हैं तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो फिर मुझे उसके लिए क्यों महान माना जा रहा है, ये मैं नहीं जानता। उनकी इस किताब में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में उन्होंने ट्रूथ के अलावा अपने स्पिरिचुअल और मॉरल एक्सपेरिमेंट्स को भी डाला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सच्चाई स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी के बिना नहीं मिल सकती। और इन्हीं सब चीजों से जुड़कर बनी है उनकी जिंदगी, जो वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा भगवान को पाने की इच्छा रखता था, मोक्ष की प्राप्ति चाहता था। उसके लिए मैंने जो भी पाथ सामने आया उसे चुना, और उसी सब से बनी है ये किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद
उनकी अर्ली लाइफ, उनके चाइल्डहुड से इस किताब को शुरू करेंगे। बने रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। नाम ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ल्ड। आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और हम यहाँ पर सुना रहे हैं बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो लिखी है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो अब चलिए बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। गांधीज जो कि प्रोफेशन से ग्रोसर्स होते हैं या फिर बनिए होते हैं, बट गांधी जी के 3 जनरेशन से उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके दादाजी, पिताजी और परदादा, वो सब गुजरात की स्टेट्स में प्राइम मिनिस्टर थे और काफी प्रिंसिपल वाले लोग थे। गांधी जी के पिताजी थे काबा गांधी, जो कि राजकोट में प्राइम मिनिस्टर थे और राजस्थानी कोर्ट के मेंबर भी थे, जो क्लान्स के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करती है। ये एक काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन थी। काबा गांधी बहुत ही प्रिंसिपल्स वाले आदमी थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उनकी स्ट्रिक्टनेस और इम्पार्शियलिटी के लिए वो माने जाते थे। वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड जरूर थे, बट उनको हर कोई बहुत मानता था। उनकी 4 शादियां हुई, एक के बाद एक उनकी वाइफ की किसी न किसी कारण से डेथ हो गई। उसके बाद उनकी वाइफ पुतली बाई ने 2 बेटी और 4 बेटों को जन्म दिया, जिसमें से सबसे छोटे थे हमारे महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। काबा गांधी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। He was just 5th standard pass, but experience, उनका एक्सपीरियंस बोलता था। वो अपने एक्सपीरियंस से इतनी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को झट से सॉल्व कर लेते थे। और उनकी मदर पुतली बाई, वो बहुत ही रिलीजियस औरत थी। बिना पूजा किए वो खाना भी नहीं खाती थी और खूब व्रत रखती थी। जब व्रत रखती थी और चांद को देखे बिना खाना नहीं खाना होता था, तो अगर चांद नहीं निकलता था तो वो खाना खाती ही नहीं थी। कहती थी कि गॉड डजंट वांट मी टू हैव माय मील्स। 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर में इस महान आत्मा का जन्म हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो 7 साल तक पोरबंदर में ही रहे। वहीं उन्होंने स्कूल भी ज्वाइन किया और उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में। उनसे वो होता ही नहीं था। बचपन में जो सब बच्चे करते हैं, वो अपने टीचर्स को अलग अलग नामों से भी बुलाते थे। जब ये 7 साल के थे तो इनके पिताजी पोरबंदर से राजकोट चले गए और इनकी बाकी की स्कूलिंग वहीं पर हुई। ये कभी भी अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। ये हमेशा अपने बड़ों की गलतियों पर अपनी आंखें बंद कर लेते थे। ये कहते हैं कि मैं बड़ों की इज्जत करना जानता था, उनकी कमियां निकालना नहीं। ऐसे ही स्कूल में एक बार स्पेलिंग कंपटीशन था। 5 वर्ड्स के स्पेलिंग्स लिखने थे। इन्होंने वहां केटल की स्पेलिंग गलत लिखी तो इनके टीचर ने इशारा किया कि सामने वाले की स्लेट में से कॉपी कर लो, बट इन्होंने नहीं किया। तो क्लास में हर बच्चे के सारे स्पेलिंग्स ठीक हुए, सिर्फ इनको छोड़कर। बट इस इंसिडेंट ने उनके लिए अपने टीचर की रिस्पेक्ट को कम नहीं किया और उन्होंने कभी भी कॉपी करने की आर्ट नहीं सीखी। उनके बचपन में 2 चीजों ने उनको बहुत ज्यादा मूव किया, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। एक तो थे हरीश चंद्र का प्ले वो एक बार देखने गए थे और उसके बाद उनको इतना ज्यादा इम्प्रेसिव लगा वो कि वो घर में बैठे अकेले बैठकर हरीश चंद्र में अपने आप को देखते थे। उनको लगता था कि हर किसी को हरीश चंद्र का रास्ता अपनाना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। इसके अलावा एक बार उन्होंने अपने पिताजी की एक बुक पढ़ी जिसमें एक नाटक था, श्रवणा पितृ भक्ति नाटका, और इस नाटक ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। उन्होंने
इस नाटक को अपने मन में हमेशा बसा के रखा। ये दोनों लोग उनके लिए हमेशा एक इंस्पायरिंग फोर्स रहे। हमेशा उन्होंने इन दोनों को अप्रिशिएट किया और अपनी जिंदगी में उनकी दी हुई चीजों को अपनाने की कोशिश की। वो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और श्रवण कुमार की तरह हमेशा उनकी सेवा में लगे रहना चाहते थे। He got married at the early age of 13 and he pitied himself for getting married so early. He even didn't wanted to write this chapter, but he had no options. He got married to Kasturba, and for a child of his age, marriage meant only good clothes, good food, and a strange girl to play with. And that was true for him also. हिंदूज के लिए शादी एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। उसमें बहुत सारा एक्सपेंस और बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व होती है। तो उस सब को बचाने के लिए गांधी जी के फादर ने उनके एक 2-3 साल बड़े भाई की और एक उनके कजन ब्रदर की जो उनसे 1 साल बड़ा था, तीनों की एक ही साथ पोरबंदर में शादी कर दी ताकि वो खर्चा बचा सके, टाइम बचा सके और सबकी मेहनत भी बचा सके। Though Kasturba was illiterate, but she was very simple and very independent. वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती थी। बट अगर आज की बात करें और गांधी जी ये बात सोचें तो उनके हिसाब से अगर वो कस्तूरबा को कहीं जाने से रोक सकते हैं तो उसके पास भी वो सेम राइट्स होने चाहिए। बट एट दैट टाइम he couldn't stop himself from imposing his authority as a husband. गांधी जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। वो स्कूल में भी उसके बारे में सोचते रहते थे और वो चाहते थे कि वो पढ़ लिख ले और उनकी बातों को समझे। बट कस्तूरबा वो अपनी मस्ती में रहती थी। गांधी जी ऑलवेज वॉन्टेड टू टीच कस्तूरबा बट हिज लस्टफुल लव गेव हिम नो टाइम। और उस समय एक हस्बैंड वाइफ को सबके सामने बात करने की इजाजत नहीं होती थी, पर्दा होता था, तो दिन में वो ये काम नहीं कर सकते थे। अगर उनको कस्तूरबा को पढ़ाना है तो वो रात को ही पढ़ाना होता था। बट उस समय उनका वो लस्ट उन्हें ये करने नहीं देता था और जब तक उनकी आंख खुली तब तक वो पब्लिक अफेयर्स में इतने बिजी हो चुके थे कि उनके पास कस्तूरबा के लिए कोई टाइम नहीं था। आज भी कस्तूरबा ज्यादा अच्छे से लिख पढ़ नहीं पाती, थोड़ी बहुत गुजराती या हिंदी के लेटर्स वो लिख लेती है। गांधी जी को ये सोचकर तकलीफ होती है कि अगर उस समय उनका लस्ट बीच में नहीं आया होता तो कस्तूरबा भी एक मच एजुकेटेड लेडी होती, वो भी दुनिया की सारी चीजों को समझ पाती। अगर पढ़ाई की बात करें तो गांधी जी बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। ही वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट वो अपना काम हमेशा पूरा करते थे। जो काम टीचर ने दे दिया वो तो कंप्लीट करना ही है, बट उसके अलावा एक भी लाइन वो पढ़ना नहीं चाहते थे। जब उनकी शादी हुई तो वो हाई स्कूल में थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, तो उनके ब्रदर ने अपनी पढ़ाई शादी के बाद छोड़ दी। शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू करना थोड़ा प्रॉब्लम तो होता था, बट स्टिल गांधी जी ने अपना 1 साल वेस्ट जरूर किया बट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। वो कभी भी फिजिकल एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते थे। उनको स्कूल के बाद क्रिकेट और जिम्नास्टिक में डाला गया था, जबकि वो ये नहीं करना चाहते थे और वो टीचर को कहते थे कि उन्हें इन खेलों से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए ताकि वो घर जाके अपने फादर की हेल्प कर सके। बट टीचर ने उनकी एक ना सुनी। And one day after school, he had to reach for gymnastics at 4 o'clock. But because of the rain and bad weather, he couldn't go there. And the next day, when teacher asked him, Gandhi ji told him the story. But the teacher didn't trusted him, and he said that you are lying. और उस दिन गांधी जी को बहुत दुख हुआ और वो बहुत रोए, पर उन्होंने एक चीज समझी कि सच और केयर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए अगर आप सच का साथ देते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। और उसके बाद उन्होंने ये इंसिडेंट कभी रिपीट नहीं होने दिया। इसके अलावा एक और इम्परफेक्शन भी थी उनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। उस समय उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया, बट जब वो इंग्लैंड गए, साउथ अफ्रीका गए, तो लोगों की इतनी सुंदर राइटिंग देखकर उनको अपनी राइटिंग पे शर्म आती थी। तो
तो वो उन सब पेरेंट्स को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की हैंडराइटिंग पे ध्यान दीजिए। पहले बच्चों को ड्राइंग करना सिखाइए। लेट देम ड्रॉ एज दे लाइक and then only they can learn the art of writing. Here he recorded two of the important incidents of his school life. Those were as follows. As he had wasted a year of his life due to his marriage, his teacher suggested that he should jump a class. उस समय अच्छे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो 2 स्टैंडर्ड्स एक ही साल में कर लें। तो उन्होंने 6 मंथ्स के अंदर अपना 3rd स्टैंडर्ड कंप्लीट किया और 4th स्टैंडर्ड जब से इंग्लिश कंपलसरी हो जाती थी तो उनके लिए 4th स्टैंडर्ड को इंग्लिश मीडियम में करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो वापस 3rd में ही चले जाएं। बट उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम थी कि उनके टीचर्स जिन्होंने उनकी एबिलिटी पर विश्वास किया है वो डिसहार्टन हो जाएंगे। तो ये सोचकर गांधी जी ने पूरी मेहनत की और उस 4th स्टैंडर्ड को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर भी किया। And the another one was when he was in 6th standard. उन्होंने संस्कृत को ऑप्ट किया था, जबकि संस्कृत टीचर जो थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे और काफी गुस्से वाले थे और बच्चे उनसे अपनी प्रॉब्लम पूछ नहीं पाते थे। जबकि उधर एक पर्शियन टीचर थे जो कि काफी सॉफ्ट हार्टेड थे। तो बच्चों ने गांधी जी को कहा कि पर्शियन टीचर इज वेरी गुड, सो ही डिसाइडेड टू स्विच फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। जब वो पर्शियन क्लास में जाकर बैठे तो उनके संस्कृत टीचर को बहुत दुख हुआ एंड ही आस्क्ड गांधी जी दैट आई ट्राई टू टीच यू गाइज विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग यू शुड कम टू मी एंड टॉक टू मी। यू हु इज अ हिंदू चाइल्ड यू मस्ट लर्न संस्कृत so as to adapt the basic knowledge of your language। और गांधी जी आज भी उन टीचर के बहुत आभारी हैं क्योंकि उनकी वजह से वो अपनी होली बुक्स को समझ पाए और वो कहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी बच्चे को संस्कृत जरूर सीखनी चाहिए क्योंकि वो ही सारी भाषाओं की जननी है और अगर हम संस्कृत नहीं सीखते तो हम अपनी होली बुक्स को भी ढंग से समझ नहीं पाएंगे। Next, Gandhi ji told about an incident in his life to which he considered as a tragedy. In his school time, he didn't had much of intimate friends. 2 ही ऐसे लोग थे जिनको वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स कंसिडर करते थे, जिनमें से एक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उसने उनको छोड़ा because of his friendship with the other person, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। गांधी जी की फैमिली ने, उनकी मदर, उनके ब्रदर और इवन उनकी वाइफ ने गांधी जी को वार्न किया दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड। Even Gandhi ji knew about some of his weaknesses, but he was kind of influenced with that person। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो इस इंसान को जानते हैं, he is very good at heart, उसको थोड़े से रिफॉर्म्स की जरूरत है और अगर मैं उसको अपनी दोस्ती दूंगा then he will be able to do that reforms and he will become a real nice man। तो इस बात से गांधी जी की मदर कन्विंस हो गई और उन्होंने गांधी जी को कुछ भी नहीं कहा टू कंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप। यहाँ पर गांधी जी का कहना है कि द पर्सन हु लव्स गॉड शुड ईदर स्टे अलोन और मेक एवरीवन हिज फ्रेंड, क्योंकि किसी के साथ इंटीमेट फ्रेंडशिप करना, किसी के नेचर को, उसके एटीट्यूड को बदलना इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। 2 एक जैसी नेचर के लोग ही फ्रेंड्स बन सकते हैं। आप अपने इन्फ्लुएंस से किसी को भी बदल नहीं सकते। उनका ये फ्रेंड पहले उनके भाई का फ्रेंड था, पर गांधी जी ने जब उसकी बातें सुनी तो वो इम्प्रेस हो गए। ही वॉज अ रियल स्ट्रॉन्ग गाय। वो बहुत तेज भाग सकता था, जंप लगा सकता था, बहुत हार्ड वर्क कर सकता था। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन। ऑन द अदर हैंड गांधी जी वॉज फिजिकली वेरी वीक। This friend of his told him that many of the teachers in the school and the students eat meat and they are very strong. Gandhiji felt bad and said, "Oh, we should not eat meat." Then this person said that he himself eats meat and the meat eating makes him very very strong. और इसी वजह से वो तेज भाग सकता है, बीमारियों से लड़ सकता है और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर हम सब मीट खाएंगे तो हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इन इंग्लिशमैन से लड़ सकेंगे।
ये बात गांधी जी के दिमाग में बैठ गई और उनको लगा कि हमें कैसे भी करके इंग्लिशमैन से फ्रीडम लेनी है, तो हमें उनके जितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो हम सबको शायद मीट कंज्यूम करना चाहिए। बट वो ये बात अपनी फैमिली में बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग वैष्णवास थे और मीट के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी के ब्रदर भी उसकी इन बातों से कन्विंस हुए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि लेट्स ट्राई इट, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। और गांधी जी को डर लग रहा था कि वो अपने घर में ये बात कभी भी बता नहीं सकते, और वो जो सच का साथ देना पसंद करते हैं, झूठ बोलना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो उनके भाई और उनके दोस्त ने उनको कन्विंस किया कि सच ना बताना कोई झूठ नहीं। And at that time, Gandhi ji was a real coward. He was afraid of thieves, ghosts and serpents. रात के टाइम तो वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते थे। अंधेरे से उनको बहुत डर लगता था कि जैसे एक तरफ से कोई चोर आ रहे हैं, एक तरफ से गोस्ट आ रहे हैं और उनको कोई मार देगा। ये बात वो अपनी वाइफ को भी बता नहीं पाते थे, बिकॉज शी वॉज ब्रेव इनफ टू गो आउट इन डार्क। उनके फ्रेंड को ये बात पता थी, तो उसने कहा, लुक एट मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मेरे को गोस्ट से कोई डर नहीं लगता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी गोस्ट होते ही नहीं, और थीव्स उनका तो मैं चुटकियों में सामना कर सकता हूँ। तो मुझे देखो कि मैं कितना बहादुर हूँ। इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक वन, यू शुड ईट मीट। इसी तरह वो दोस्त गांधी जी को कंटिन्यूअसली कन्विंस करता रहा टू ईट मीट। और उस समय गुजरात में एक कहावत भी बहुत पॉपुलर थी, Behold the mighty Englishman, he rules the Indian small, because being a meat eater, he is 5 cubits tall. तो गांधी जी ये सारी बातें सुनकर कन्विंस हो गए और उन्होंने मीट खाने का डिसाइड किया। तो गांधी जी knew that by eating meat he will be deceiving his parents, but in order to become strong to fight these Englishmen and make his country free, he decided to have it. So the day came, he, his brother and his friend, they decided to have meat at a lonely spot near the river. That was the first time he saw what the meat looks like. They had goat meat. Though Gandhi ji didn't like it at all, but he had it. And at night he saw the dreams of a goat crying in his stomach, and he felt so bad. But his friend didn't give up, and he made quite good delicacies out of meat, which Gandhi ji relished and started to like meat. And after that, for one long year, he, his friend and his brother, these three had meat for several times. Though making the delicacies out of meat was a real expensive job, Gandhi ji couldn't have money to do that. His friend arranged for money. Gandhi ji never asked him where and how he could do that. But after a year or so, Gandhi ji started feeling even worse. Gandhi ji told his friend that he doesn't want to deceive his parents more. He is feeling so bad about it. And he said that after his parents will die, he will have meat freely. But till then, he doesn't want to do that. His friend agreed upon that. But that was not the only thing where his friend stopped. He created rifts between Gandhi ji and Kasturba. He pursued Gandhi ji to do even bad jobs. गांधी जी जिस समय ये किताब लिख रहे थे और ये सब कुछ लिख रहे थे, उस समय उनको बहुत तकलीफ हो रही थी लिखते हुए कि उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ इतना गलत बिहेव किया, उनके साथ रूडली बिहेव किया, लड़ाई की, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड जो कि अच्छा नहीं था, जिसकी कंपनी कस्तूरबा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बट जब उन्हें बाद में अहिंसा और ब्रह्मचर्य का मतलब समझ में आया, तब उन्होंने जाना एक वाइफ आपकी दुख सुख की साथी होती है, आपकी नौकर या आपकी गुलाम नहीं होती। जितने हक आपको उसके ऊपर होते हैं, उतने ही उसे भी आपके ऊपर होते हैं। और आपको अपनी वाइफ को अपनी अर्धांगिनी मानना चाहिए, उसको अपनी दासी या अपनी गुलाम कभी नहीं मानना चाहिए। बट एट दैट टाइम गांधी जी वॉज इग्नोरेंट ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स। He took Gandhi ji to a prostitute also. Gandhi ji at this point said that God only saved him
from doing that bad thing, और भगवान ने कैसे भी करके उनको बचा लिया कि उन्होंने कस्तूरबा को धोखा नहीं दिया, वो नहीं किया जो एक अच्छे इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। Though that lady insulted Gandhi ji, but he swallowed that insult and came back from there. उसके बाद भी गांधी जी की आंखें नहीं खुली अपने उस फ्रेंड की तरफ। 12-13 साल की छोटी सी एज में गांधी जी ने स्मोकिंग भी की, तो उनको स्मोकिंग में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, कोई इतना मजा नहीं आता था। बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ दैट स्मोक विच यूज्ड टू कम आउट व्हाइल स्मोकिंग। वो स्मोकिंग करते थे और उस स्मोक को देखते थे, और क्योंकि वो स्मोक करने के लिए पैसे कहीं से ला नहीं सकते थे, तो वो सर्वेंट पॉकेट में से कॉइन्स चुराने लगे और उन कॉइन्स को चुराकर सिगरेट्स लाने लगे। अब क्योंकि वो बड़ों की मर्जी के बिना कुछ कर नहीं सकते थे, तो इन सिगरेट्स को छुपाने की भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आप बड़ों के सामने तो सिगरेट्स पी नहीं सकते। तो इन सब चीजों से गांधी जी और उनका कजिन दोनों बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, और एक दिन उन्होंने सुसाइड करने का सोचा। अब सुसाइड करने के लिए जहर भी कहाँ से लाएं? They didn't had money for that also. उनको किसी ने बताया कि धतूरा सीड्स इफेक्टिव पॉइजन होते हैं। उन्होंने जंगल में जाकर धतूरा सीड्स को ढूंढा और उनको वो मिल भी गए। अब उन्होंने शाम को डिसाइड किया वो सीड्स खाने का। उससे पहले वो मंदिर गए, भगवान की पूजा की, और दोनों ने वो सीड्स खाने के बारे में सोचा, पर मरने के डर से उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। 2-3 सीड स्वॉलो जरूर किए, बट उसके बाद अपने आप को रोक लिया। कोशिश की पर खा नहीं पाए। गांधी जी ने उसके बाद कभी भी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचा, और अगर कोई उनको धमकी भी देता था तो वो उससे भी डरते नहीं थे, क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस से खुद गुजर चुके थे और उनको लगता था कि सुसाइड करना बहुत मुश्किल काम है और कोई बहुत बड़ा कायर ही ये कर सकता है। पर गांधी जी वो कायर नहीं थे, और उन्होंने सोचा कि हम अपनी आजादी के लिए लड़ें, वो बेटर है, सुसाइड करने से मिलेगा भी तो क्या। इसके बाद उन्होंने एक बार और चोरी की जब वो 15 साल के थे। उनके कजन ब्रदर को किसी के पैसे देने थे, उसके लिए वो कहीं से पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक सोने का ब्रेसलेट पहनते थे, उसमें छोटे छोटे सोने के मोती लगे हुए थे। तो उसमें से इन्होंने वो मोती तोड़ा, बेच के वो डेट चुका दिया। पर उसके बाद गांधी जी को बहुत बुरा फील हुआ, और उनको लगा कि मुझे अपनी इस गलती के बारे में अपने फादर को बता देना चाहिए। जब तक हम अपनी गलती को एडमिट नहीं करते, तब तक हमें उसकी माफी नहीं मिलती। बट गांधी जी didn't had the courage to say all that in front of his father. तो उनके फादर से उन्हें मार खाने का डर नहीं था, because Gandhi's father never beated him, he never even slapped him. बट उनको डर ये था कि कहीं वो अपने एक्शन से अपने फादर को दुख ना पहुंचाएं। तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी सारी गलतियां एक पेपर पर एडमिट करके अपने फादर को दे देंगे, और उन्होंने सब कुछ उस पेपर पर लिख दिया, और साथ साथ ये भी लिखा कि वो उस गलती की उन्हें पनिशमेंट दे, बल्कि खुद पनिश ना हो, खुद तकलीफ में ना आए, और गांधी जी को वो पनिशमेंट दें जो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने ये नोट अपने फादर को दिया। उस समय उनके फादर काफी बीमार थे। He was kind of seriously ill. When his father read all that, he started crying. He didn't say anything to Gandhi ji. That hurted him even more. That day, Gandhi ji realized the importance and the effect of ahimsa. गांधी जी ने एक्सपेक्ट किया था कि वो लेटर पढ़ने के बाद उनके फादर उनके ऊपर गुस्सा करेंगे या चिल्लाएंगे या उनको कुछ बैड वर्ड्स बोलेंगे, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट Gandhi ji saw his father in real pain. He cried, he made his eyes wet, and the letter also, but he didn't say a word to Gandhi ji. Maybe because he accepted all that and he was ready to be punished. But for him, that punishment was even more, even worse, to see his father in pain because of him. Gandhi ji realized the importance of ahimsa, that when you don't fight, you don't shout, that thing has a deeper effect on the another person. It is not a bigger thing to make mistakes, but the main thing is to learn from them. गांधी जी
वो ही महान इंसान थे जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी जिंदगी में उन सब चीजों को, उन सब एक्सपीरियंसेस को अपनाकर महानता की तरफ बढ़े और इंसाफ की डगर को चुन लिया। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड। आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और यहाँ मैं आपको रूबरू करा रही हूँ हमारे देश की उस महान आत्मा की जिंदगी से जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। In his childhood, he was a normal person who committed so many mistakes, but the great thing was that he admitted all of them. He had the courage to accept all of them and to write them and make the whole world aware of them. गलतियां तो हम सब करते हैं, पर हम में से कितने लोगों में वो हिम्मत होती है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकें। और जब तक हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आएगी, हम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं सकेंगे। गांधी जी ने अपनी गलतियों से सीखा, उनको एडमिट किया, उनको एक्सेप्ट किया और वो जिंदगी में आगे बढ़े। Not even this, he went through a very shameful incident of his life, which he dared to accept in front of everyone. That was a real great thing. I salute him for doing that. Before going further, let's be aware of that incident too. As I already told you that Gandhiji's father was seriously ill. He was kind of bedridden at that time when Gandhiji was around 16 years old. Gandhiji used to nurse his father all the time. After coming back from school, he used to be with his father all the time. अगर वो उनको अलाउ करते थे तभी गांधी जी शाम को वॉक करने के लिए जाते थे। वो रोज रात को अपने फादर के लेग्स पर मसाज करते थे और जब तक उनके फादर उन्हें जाने के लिए नहीं कहते थे वो वहाँ से नहीं जाते थे। Being the follower of Shravan Kumar, he used to attend all the needs of his father, but his mind used to be elsewhere. He used to think about his wife and the pleasure he could get being with her. वो कभी भी अपने फादर की तरफ इग्नोरेंट नहीं हुए, बट स्टिल हिज माइंड यूज्ड टू बी विद हिज वाइफ। और जैसे ही उनके फादर उन्हें रिटायर होने के लिए कह देते थे वो फटाफट से अपनी वाइफ के पास चले जाते थे। अब उनके फादर की कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हिज अंकल वॉज इन द टाउन और वो राजकोट में आए। हिज फादर एंड हिज अंकल वर वेरी क्लोज, दे यूज्ड टू लव ईच अदर। So that day when his father was seriously ill, his uncle insisted on staying. Gandhiji was massaging his father's leg. Around 11 o'clock in the night, Gandhiji's uncle told him to go, and he was very happy to be discharged of his duties. He reached his bedroom and his wife, who was pregnant, was fast asleep. He awoke her and forced her to cater to his needs. But after 5 or 6 minutes, a servant knocked at his door and said, "Come soon, your father is seriously ill." Though Gandhiji knew that his father is seriously ill, it meant something else. When he reached there, his father was no more. He felt so bad, so miserable and so ashamed that if animal passion would have blinded him, he would be with his father in his last time. He would be massaging his legs and his father would have died in his arms. But his uncle got that privilege and Gandhiji was very ashamed of himself. And before closing this chapter, Gandhiji told that the child which his wife was bearing could not survive also. He considered this chapter to be a double shame for him, as he thought that it was wrong to make his wife pregnant at that tender age, and at that critical moment of his father's illness, he thought of indulging in a lustful activity. He felt so ashamed of both these things that he could not even forgive himself.
Though he respected his parents and loved them like anything, but he was a lustful man too. So he used to call himself to be a lustful, though a faithful husband. He came out of that lust later on, but he had to pass through many ordeals before coming out of this lust. From the age of 6 to 16, Gandhiji was in school and he learnt many things from his teacher, but not the religion. वो कहते हैं कि वो रिलीजन को समझ ही नहीं पाए। यहाँ पर रिलीजन से उनका मतलब है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। उन्होंने यहाँ पर रिलीजन को ब्रॉडर टर्म में लिया है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीखा बट वो रिलीजन को नहीं समझ पाए, तो वो इधर उधर से जो भी चीजें मिलती थी उसको एक्सेप्ट करते थे। वो रेगुलरली मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, बट उनको उसमें कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं होता था। एक बार वो छोटे थे तो वो और उनका कजिन राम रक्षा सीखने लगे और वो रोज राम रक्षा को याद करते, उसको बोलते, बट क्योंकि वो उसमें विश्वास नहीं करते थे तो धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को उन्होंने छोड़ दिया। वो एक्चुअली इसको करते थे ताकि वो ये दिखा सके कि वो इसको अच्छे से परफेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं था। बट द सीड ऑफ हिज फेथ इन रामायणा was sowed by one of his nurse called रामभा। जब गांधी जी अंधेरे में जाने से, भूत से डरते थे, तो रामबा उन्हें कहती थी कि जब भी आपको डर लगे तो आप राम नाम लीजिए, और गांधी जी ने ऐसा ही किया और शायद वो राम नाम वो अपने मरते दम तक लेते रहे। उनके फादर जब बीमार थे तो वो रामायण पढ़ते थे और गांधी जी उनके साथ बैठकर रामायण सुनते थे, और शायद वही सब कुछ था जो गांधी जी उस समय भी रामायण को सबसे बड़ी, सबसे अच्छी रिलीजियस और होली बुक मानते थे। When his father was ill, his Muslim and Parsi friends used to come to him and talk about their religion. गांधी जी उन सब की बातों को सुनते थे और उनके मन में उन सब रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट था, एक्सेप्ट फॉर क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनको बताया गया था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हो तो आपको वाइन पीनी पड़ेगी, नॉनवेज खाना पड़ेगा और अपने कपड़ों का स्टाइल भी बदलना पड़ेगा। ही डिडंट लाइक दैट एट ऑल कि ये कैसा रिलीजन हुआ जिसके लिए आपको अपना खाना, आपको रहना सहना, अपने कपड़े सब कुछ चेंज करना पड़े। और ऊपर से क्रिश्चियंस लोग हिंदूज को अब्यूज करते थे, उनको अच्छा नहीं मानते थे, उनकी तरफ एक अलग नजर से देखते थे। ये सब देखकर गांधी जी को क्रिश्चियनिटी के लिए एक अलग ही नेगेटिविटी आने लगी। गांधी जी रिलीजन के बारे में अपने कजन से, अपने बड़े भाइयों से क्वेश्चंस पूछते रहते थे और वो कभी भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, बल्कि वो लोग गांधी जी को कहते थे कि इतनी छोटी एज में तुम्हें ये सब क्वेश्चन सूट नहीं करते, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा। बट इस बात से गांधी जी सेटिस्फाई नहीं होते थे और वो और बुक्स कलेक्ट करके अपने रिलीजन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते थे, पर उनको उस समय कुछ भी ढंग से समझ नहीं आता था और उनको ऐसा लगता था कि जैसे जैसे वो उसके बारे में और पढ़ेंगे शायद चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। But one thing took deep root in him, that morality is the substance of everything, and to attain morality we need to be truthful। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही थी, ट्रुथ की तरफ उनका विश्वास और बढ़ रहा था। उनको लगता था अगर हम सच्चाई के साथ हैं तो इसका मतलब हम भगवान के साथ हैं। गांधी जी passed his 10th standard in 1887। उस समय मेट्रिकुलेशन के एग्जाम्स अहमदाबाद या मुंबई में होते थे और पैसे की कमी के कारण गांधी जी को ये एग्जाम अहमदाबाद में देने थे, तो वो राजकोट से अहमदाबाद गए पहली बार बिल्कुल अकेले। गांधी जी की फैमिली चाहती थी कि वो 10th के बाद अपनी कॉलेज की स्टडीज परस्यू करें और कॉलेज नियरेस्ट भावनगर में था या फिर मुंबई, बट
क्योंकि भावनगर का कॉलेज चीपर था तो गांधी जी ने भावनगर को चूज किया। गांधी जी ने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया, पर उनको पढ़ाई को कोप अप करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि शायद उन्होंने जो पढ़ाई की हुई थी वो उतनी एडवांस नहीं थी, तो वो उन प्रोफेसर्स के साथ कैचअप ही नहीं कर पा रहे थे। जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स देने के बाद वो घर आए तो उनके फादर के एक फ्रेंड जोशी जी उनके घर पर आए और उन्होंने पूछा कि मोहनदास क्या कर रहे हो। तो गांधी जी ने बताया कि वो भावनगर के कॉलेज में हैं। तो जोशी जी ने कहा कि आजकल टाइम बहुत चेंज हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मोहनदास उसके फादर की जगह ले, वो एक दीवान बने। बट आजकल बच्चे इतना पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये ग्रेजुएशन करके मोहनदास को दीवान की जगह नहीं मिल पाएगी। इसकी बजाय आप उसे इंग्लैंड भेज दीजिए और वहां जाकर जब वो बैरिस्टर बनकर आएगा तो उसकी एक अलग ही शान होगी, एक अलग ही इम्पोर्टेंस होगी और फिर उसे ये दीवान की जगह देने के लिए कोई मना नहीं कर पाएगा। जोशी जी ने बताया कि उनका एक बेटा वहां पर है और वो गांधी जी के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर देगा और उनके लिए वहां पर जाकर पढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जब जोशी जी ने गांधी जी से पूछा कि क्या वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं, तो गांधी जी जो अपनी पढ़ाई से यहाँ पर बहुत परेशान थे, वो पहली अपॉर्चुनिटी पे उछल पड़े। उन्होंने कहा कि क्या मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता? तो गांधी जी के ब्रदर ने कहा नहीं नहीं, फादर कभी भी इस चीज को अप्रूव नहीं करते। हम वैष्णवास को बॉडीज को काटने पीटने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो जोशी जी ने कहा कि तो मैं इसे अपोज नहीं करता, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम बैरिस्टर बनो, अपने फादर की जगह लो और एक दीवान की कुर्सी संभालो। और उन्होंने गांधी जी की मदर से कहा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूं तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि गांधी ने अपनी सारी तैयारी कर ली इंग्लैंड जाने के लिए। और जोशी जी ये बताकर कि इंग्लैंड जाने में 4-5 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वहां से चले गए। पर उस समय गांधी जी की फैमिली के लिए 4-5 हजार रुपए इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात थी। बट गांधी जी के भाई जो उनको बहुत प्यार करते थे वो उन्हें इंग्लैंड भेजना चाहते थे, बट गांधी जी की मदर वो काफी रिलेक्टेंट थी। तो उन्होंने इस बात से बचने के लिए कहा कि गांधी जी के फादर के बड़े भाई जो कि अभी जिंदा हैं, उनसे पूछे बिना वो उन्हें इंग्लैंड नहीं भेज सकती, तो पहले जाके उनकी परमिशन लो, अगर वो हाँ बोले तो तुम जा सकते हो। साथ साथ गांधी जी के ब्रदर ने बताया कि वहाँ एक मिस्टर लेली हैं जो गांधी जी की फैमिली के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो शायद वो उनकी हेल्प करे इंग्लैंड जाने के लिए। ये सुनकर गांधी जी बहुत एक्साइटेड हो गए और वो पोरबंदर जाने की तैयारी करने लगे। तो उनको पोरबंदर जाने के लिए कार्ट में जाना पड़ता, जो 4-5 दिन की जर्नी थी। गांधी जी जो कि एक कावड़ थे, वो वहां जाने में बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि उनकी एक्साइटमेंट ने उनकी कावड़नेस को ओवरकम कर लिया। गांधी जी वहां पहुंचे और अपने अंकल से बात की, तो उनके अंकल ने कहा कि मैंने बहुत सारे बैरिस्टर्स को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है जो इंग्लैंड जाकर बदल जाते हैं, लेकर पीना शुरू करते हैं, मीट खाना शुरू करते हैं और यूरोपियंस की तरह ड्रेसअप होना शुरू कर देते हैं, अपने रिलीजन को बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं इस एज में जब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं, मैं तुम्हें इंग्लैंड जाने की परमिशन नहीं दे सकता, बट हाँ मैं तुम्हारी सक्सेस के रास्ते में भी नहीं आना चाहता, इसलिए मैं ये हक तुम्हारी मदर को देता हूँ, अगर वो हाँ बोले तो तुम जा सकते हो। तो गांधी जी ने सोचा कि वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मदर को कन्विंस कर ही लूंगा। फिर गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या वो मिस्टर लेली को उन्हें रिकमेंड करेंगे। तो गांधी जी के अंकल ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, तुम खुद जाकर उनसे बात करो, हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प कर दे। ये सुनने के बाद गांधी जी ने अपने अंकल से विदा ली और वो मिस्टर लेली के पास जा पहुंचे। और मिस्टर लेली, जिन्होंने गांधी जी को ढंग से देखा भी नहीं, और सीधा कहा कि पहले अपनी बीए कंप्लीट करो, उसके बाद आना, उससे पहले मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह गांधी जी को वहाँ से निराश होकर आना पड़ा। उन्होंने घर आकर अपनी माँ और अपने भाई को ये सारी बातें बताई। अब 4-5 हजार रुपए कैसे इकट्ठा होंगे, कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, ये घर पे टेंशन होने लगी। गांधी जी की माँ उस समय भी बहुत रिलक्टेंट थी, वो उनको नहीं भेजना चाहती थी। उन्होंने कहा कि तुम वहां जाकर अगर मीट खाने लगे और लिकर पीने लगे तो मैं क्या करूंगी।
तो गांधी जी ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, इन चीजों को मैं टच भी नहीं करूंगा। फिर उन लोगों ने जोशी जी से बात की और जोशी जी ने लोन दिलवाने के लिए कहा और इधर गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी वाइफ के जेवर बेच दे और उससे कुछ पैसे इकट्ठे कर कर वहां जाने की तैयारी करे। और साथ साथ गांधी जी के भाई भी उनको वहां भेजने के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। पर इधर गांधी जी की माँ बहुत परेशान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं तुम पर विश्वास तो करती हूँ, पर एक डिस्टेंट लैंड में इतनी दूर 7 समुंदर पार मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर पाऊंगी। हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाएं कि तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़े। तो गांधी जी ने उन्हें विश्वास दिलाया, पर उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं पहले बिचारजी स्वामी से बात करूंगी, वो भी हमारे फैमिली एडवाइजर हैं, अगर वो बोलेंगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। और बिचारजी स्वामी ने गांधी जी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं लड़के को 3 वाउस दिलवाऊंगा और उसके बाद वो वहां पर जा सकता है। एंड ही मेड गांधी जी टू टेक अ वाउ दैट ही विल नॉट टच मीट, लिकर एंड वुमेन। और गांधी जी ने वो वाव ले ली। उसके बाद गांधी जी के माँ ने उन्हें इंग्लैंड जाने की परमिशन दे दी। With the blessings of his mother and the company of his brother, Gandhi ji started his journey for England. First, he had to reach Bombay and from there he had to take the voyage to England. He left his wife and a 6 months old child behind. अब वहां पर जब बॉम्बे पहुंचकर गांधी जी के ब्रदर को किसी ने बताया कि इस टाइम सी बहुत रफ है और गांधी का इस तरह अकेले जर्नी करना ठीक नहीं है और एक शिप तो सी में सिंक भी हो गया है, ये सुनकर गांधी जी के ब्रदर ने उनको उस टाइम वहां सेल करने के लिए अलाउ नहीं किया और अक्टूबर नवंबर तक वेट करने के लिए कहा। अब वहां वेट करने के लिए गांधी जी के ब्रदर ने उनको कुछ फ्रेंड्स को रिकमेंड किया। उन फ्रेंड्स ने गांधी जी को अपने पास अकोमोडेट किया और उन्होंने वो पैसे जो इंग्लैंड जाने के लिए इकट्ठे किए थे वो गांधी जी के एक ब्रदर इन लॉ को दे दिए ताकि जब गांधी जी इंग्लैंड जाएं तो वो पैसे वो उनको दे दे। ये सब अरेंजमेंट करके गांधी जी के ब्रदर तो वापस चले गए राजकोट। अब यहाँ गांधी जी जो बहुत एंक्शियस थे इंग्लैंड जाने के लिए, उनके लिए एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। इधर बनिया कास्ट के सब लोगों ने गांधी जी का इंग्लैंड जाना अपोज किया और एक मीटिंग बिठाई गई। उस मीटिंग के लिए गांधी जी को बुलाया गया। पता नहीं कहां से गांधी जी में उस टाइम करेज आ गया उन लोगों के सामने बोलने के लिए। जब मीटिंग में गांधी जी को बुलाया गया और ये कहा गया कि उनका इंग्लैंड जाना ठीक नहीं है, कास्ट इसको अप्रूव नहीं करता क्योंकि इंग्लैंड जाकर कोई भी अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाता, यूरोपियंस के हिसाब से खाने पीने लग जाता है और उनके हिसाब से रहन सहन बदल लेता है और अपना कल्चर भूल जाता है, इसलिए हम लोग तुम्हें वहां जाना अलाउ नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने अपने उन वॉव्स के बारे में उन लोगों को बताया और कहा कि मैं वहां पर जाऊंगा बट ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो कास्ट के प्रेसिडेंट ने गांधी जी से कहा कि तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पर गांधी जी ने हिम्मत जुटाकर कहा कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा और मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सब लोग गांधी जी से गुस्सा हो गए और उनको आउटकास्ट कर दिया गया और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि जो उनको पोर्ट पर छोड़ने जाएगा या वहां जाने में उनकी हेल्प करेगा उसे 1 रुपए और 4 आने का फाइन देना पड़ेगा और उसे भी आउटकास्ट किया जा सकता है। इसके बाद गांधी जी अपनी डिटर्मिनेशन के साथ वहां से आ गए और गांधी जी को और टेंशन होने लगी कि कहीं ये सब जानकर उनका ब्रदर भी उन्हें जाने से ना रोके। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, गांधी जी के ब्रदर ने उनको नहीं रोका। अब गांधी जी को टेंशन रही कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि उनके ब्रदर का डिसीजन भी बदल जाए, तो उनको और जल्दी हुई जाने की। अब इधर पता चला कि सितंबर में एक और शिप सेल कर रहा है, तो गांधी जी के फ्रेंड्स ने उन्हें कहा कि तुम अभी चले जाओ इस शिप में, वरना कहीं बाद में तुम जा ही ना पाओ, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो गांधी जी ने अपने ब्रदर से पूछा और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया।
पर इधर जिस ब्रदर इन लॉ को गांधी जी के भाई ने पैसे दिए थे, जब गांधी जी ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कास्ट से डर लगता है और मुझे आउटकास्ट नहीं होना, इसलिए मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब गांधी जी के फ्रेंड्स ने उनकी ना सिर्फ यहाँ पर हेल्प की बल्कि उनको चेयर अप भी किया। किसी ने कपड़े ला कर दिए, किसी ने वॉयज का खर्चा दिया, किसी ने शिप में जो भी उनको जरूरतें होंगी वो सब पूरा करने के लिए सामान इकट्ठा किया। गांधी जी को जो कपड़े मिले उनमें से बहुत सारे गांधी जी को पसंद नहीं थे, बट इंग्लैंड जाने के लिए वो इतने एंग्शियस थे कि वो कपड़े क्या हैं क्या नहीं वो मैटर नहीं करता था, और वो अपने दोस्तों की हेल्प से सामान इकट्ठा कर उस शिप में इंग्लैंड के लिए निकल गए। Finally, on 4th of September, गांधी जी started his journey for England. अब वो सी में सी सिक तो नहीं हुए, बट वो फिर भी अपने रूम में ही ज्यादातर रहते थे, बिकॉज ही वॉज ऑफ शाय नेचर और उन्हें इंग्लिश बोलने में काफी प्रॉब्लम होती थी। वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाते थे, इसलिए हेजिटेट करते थे और अपने रूम में ज्यादा बैठना पसंद करते थे, लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते थे। उनका एक और जानकार जो बॉम्बे से उनके साथ सेल कर रहा था, वो लोगों से बात करता था, सबके साथ मिक्स होता था और गांधी जी को कहता था कि इंग्लिश क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है तो हम बोलने में गलतियां तो करेंगे ही, दैट इज वेरी नॉर्मल, तो उसमें तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है। If you will not speak, then you will not be able to learn. But गांधी जी वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। अब खाने में ये प्रॉब्लम थी कि वो ये पूछ भी नहीं पाते थे कि कौन सी डिश वेज है कौन सी नॉन वेज, तो वो ज्यादातर अपने रूम में बैठकर वो स्वीट्स वो मठियां वठियां खा लेते थे जो वो अपने साथ लेकर आए थे, बाहर जाकर खाना नहीं खाते थे। अब उनको सी में एक इंग्लिशमैन मिला, उसने गांधी जी से बात करने की कोशिश की। ही आस्क्ड गांधी जी अबाउट व्हाट ही डज, फ्रॉम वेयर ही केम एंड व्हाई इज ही गोइंग टू इंग्लैंड। गांधी जी ने उसको सब कुछ बताया। देन ही आस्क्ड गांधी जी, व्हाई डोंट यू हैव योर मील्स आउटसाइड? He said, I am a vegetarian. That's why I don't know what all the dishes are veg and what all are non-veg. So I have my meal in my room only. तो वो बंदा हंसने लगा। उसने कहा, तुम इंग्लैंड जा रहे हो और वहां जाकर मीट ईटर बनना ही पड़ेगा, बिकॉज इंग्लैंड इज सो कोल्ड कि वहां पर कोई भी बंदा बिना मीट खाए नहीं रह सकता, तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू हैव लिकर, बिकॉज लिकर के बिना यू कैन सर्वाइव बट यू कैन नॉट सर्वाइव इन इंग्लैंड विदाउट मीट। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि मैं मीट को टच नहीं करूंगा, और अगर मैं वहां पर मीट के बिना सरवाइव नहीं कर पाया तो मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मीट आउट देयर। Then that person started laughing at Gandhiji. He made fun of him and he said, you will not be able to survive, I can guarantee you. But Gandhiji was determined about his decisions, and at last, in the end of September, he reached England. तो इस तरह गांधी जी की लाइफ का एक और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और वो ट्रुथ के और करीब पहुंच गए। पर हमें इस चैप्टर को जानने के लिए करना होगा एक और हफ्ते का इंतजार। जी हाँ, टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है और अब मुझे देनी होगी आपको इजाजत, क्योंकि यहाँ पर मुझे लेना होगा ब्रेक, ताकि रेडियो उड़ान के आप बाकी प्रोग्राम्स भी एंजॉय कर सके। तो चलिए मैं यहाँ से निकलती हूँ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट, कीप लविंग, कीप लाफिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।